हेलो स्टूडेंट्स, सारे ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। जैसे पहला ग्राफ है हमारा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम ग्राफ में नॉर्मली मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, चाहे वो ज़ीरो ऑर्डर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर, नॉर्मली डिक्रीज होती है। और सबको अगर कंबाइन करते हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो एक्सेप्ट ज़ीरो सबका ग्राफ फॉर द रिएक्टेंट रेगुलरली डिक्रीजिंग आता है एंड फॉर द प्रोडक्ट रेगुलरली इंक्रीज आता है। ऑल्सो जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है, दैट स्लोप रिप्रेजेंट एवरेज रेट, और अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो दैट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट। मीन्स स्लोप ऑफ अ रिएक्शन रिप्रेजेंट एवरेज, यहाँ से अपने को समझ आया, और टेंजेंट एट द स्लोप रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। हो सकता है कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि स्लोप क्या बता रहा है एंड टेंजेंट एट द स्लोप क्या बता रहा है। तो डिफरेंस क्या है, एक बता रहा है एवरेज और एक बता रहा है इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट, यहाँ पे ये एनसीईआरटी में एक टेबल भी दे रखी है हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए, और ये ग्राफ भी प्रैक्टिकल डेटा है तो जस्ट इसलिए इंक्लूड किया है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है इथाइल ब्यूटाइल क्लोराइड की विद टाइम एंड दैट ग्राफ इज रेगुलरली डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड ये मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है बिकॉज यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाला हुआ है बाय फाइंडिंग टेम्परेचर, वो टेंजेंट, और एवरेज वैल्यू भी निकाली हुई है बाय फाइंडिंग स्लोप। तो इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट की है, तो ये आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट, ठीक है, एंड कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो ऐसे पूछा जाता है 600th सेकेंड, तो आपको उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस रेट एट 400th सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, 400th वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यू विल ड्रॉ टेंजेंट एंड यू विल फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट। बट अगर एवरेज पूछा होगा तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे एंड वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ओके, नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, ये ज़ीरो ऑर्डर है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ लीनियरली डिक्रीजिंग आता है बिकॉज वी नो दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इज आर नॉट। एनसीईआरटी में आर नॉट होता है, हम ए नॉट बोलते हैं। एनी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम इज आर इज इक्वल टू के टी, यानी ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी सी। अगर जो ग्राफ होता है वो हमेशा वेरिएबल टर्म में निकाला जाता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, आर इक्वल टू, आर की वैल्यू को उधर रख दें तो आर नॉट माइनस के टी सी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे वेरिएबल जो इधर है इस एक्सिस पे, दिस इज आर, और जो टाइम है दिस इज टी। तो अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं बाय ग्राफ स्लोप, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी को अगर हमने कंपेयर किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि इंटरसेप्ट यहाँ क्या आ गया है, इंटरसेप्ट आ गया है आर नॉट और स्लोप आ गया है रेट कांस्टेंट के। मींस कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ क्या बताता है, का स्लोप क्या प्रिडिक्ट करता है, रेट कांस्टेंट। तो हो सकता है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ दे दें आपसे क्वेश्चन में, रेट कांस्टेंट पूछ लें। नाउ फॉर ज़ीरो ऑर्डर ही आपसे पूछा जा सकता है हाफ लाइफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या रिलेशन है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ इज ए नॉट बाय 2k। तो हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर भी कर रहे हैं तो y इक्वल टू एम एक्स आ रहा है, इंटरसेप्ट ज़ीरो है, यानी ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। ऐसी रेट और कॉन्सेंट्रेशन, ज़ीरो ऑर्डर में रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो स्ट्रेट लाइन, बिकॉज रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर ज़ीरो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो पॉइंट है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो गिविंग व्हाट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हमें रेट कांस्टेंट भी बता रहा है। तो इस ग्राफ में रेट कांस्टेंट क्या होगा, जो रेट होगा।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर में चलें तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। पूरे इसमें दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेचुरल लॉग 2 बाई के। पूरे इसमें कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बट फर्स्ट ऑर्डर का अगर आप रेट लॉ लिखते हैं तो रेट क्या होता है, तो देखो रेट होता है कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 1 फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में देखो y इक्वल टू एम एक्स, इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब एनसीईआरटी ने बोला है कि ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी का ही सीधे स्निप किया है कि अगर आपको लॉग आर का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम ई, लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ है तो क्या होगा। तो यहाँ आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या, पहले तो मैं आपको नॉर्मली जैसे याद है वैसे लिख देता हूँ। टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाय ए, या इसको ऐसे लिख देते हैं कि टी इज इक्वल टू 1 बाई के लॉग ए नॉट। अब नेचुरल लॉग हो गया तो इट कैन बी रिटन एज एल एन ए नॉट बाय ए। अब ये क्या हो गया, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं जिसमें y एक्सिस इज लॉग आर और x एक्सिस इज t। तो इस इक्वेशन को अरेंज किया हमने वैसे ही, log a इसको उठा के log a को इधर ले गया, बाकी सबको इधर ले गया। तो log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी। लेट्स कंपेयर दिस विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या कि इंटरसेप्ट इज लॉग ए नॉट, जो इंटरसेप्ट है वो लॉग ए नॉट है और जो स्लोप है वो माइनस के रेट कांस्टेंट, वो तो नेगेटिव है डाउनवर्ड। तो यू कैन क्लियरली सी हेयर स्लोप, नेगेटिव ऑफ द स्लोप इज रेट कांस्टेंट। मतलब लॉग आर वर्सेस रेट वर्सेस टाइम, लॉग आर वर्सेस टाइम का स्लोप क्या बताता है, इट प्रिडिक्ट रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर अगेन लॉग ए को एनसीईआरटी हमेशा ए नॉट को क्या लिखती है एनसीईआरटी, आर नॉट, और ए को लिखती है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम आर। तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, दिस कैन बी रिटन एज लाइक के टी इज इक्वल टू लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। या फिर ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये कैसे लिखी जा सकती है, दिस कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू 1 बाय के लॉग नेचुरल आर नॉट बाय आर। और अगर इसी को आप स्लोप लिख दोगे तो 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर। अब आप इसको चाहे तो सेकंड केस में अरेंज कर सकते हैं, y एक्सिस पे लॉग आर नॉट बाय आर और इधर टाइम ला दो। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लॉग आर नॉट बाय आर। इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, लॉग आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू, ये सब उधर चला जाएगा, k बाय 2.303 t। ये सिंपली मैथ्स। अब हमने इसे कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स से, दिस इज y, दिस इज x। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है k बाय 2.303, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये बात याद रखनी है बच्चों आपको कि एनसीईआरटी ए नॉट को आर नॉट मान रही है और ए को आर मान रही है, वेयर आर और ए इज कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे वो कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, नेक्स्ट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का ग्राफ है। इसमें मेंशन है कि हाइड्रोजन, और ये किस रिएक्शन के लिए मेंशन है, H2 प्लस I2 गिव्स यू HI। तो क्या बोल रहे हैं ये कि पहले H2 और I2 रिएक्ट कर रहा है, H2 और I2, इनके बीच में जब कोलिजन हुआ तो पहले HH बॉन्ड और II बॉन्ड टूटा और फिर HI बॉन्ड बना और HI बॉन्ड बना। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और केमिकल काइनेटिक्स में इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोले या
ट्रांजिशन स्टेट बोले। ओके, एक ही बात है। अब HI बॉन्ड फॉर्मेशन है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो पहले एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी मिली, उसके बाद वो ट्रांजिशन स्टेट बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, फिर उसने प्रोडक्ट बना लिया। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के गैप को बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफ ऑफ द NCERT कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, टोटल 100 है। अब 100 में से अगर 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो फ्रैक्शन इज n/n0, यानी 1/10, ठीक है। सेम वे अगर 20 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 20/100, मतलब 1/5। ओके, यहाँ पे ये ग्राफ क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ता है। फिर एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आएगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे। दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी विद विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। देखो, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का ये मतलब नहीं होता कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होगा? काइनेटिक एनर्जी with which maximum number of molecules are having, with which maximum molecules are moving, या having ज़्यादा सही क्योंकि moving is velocity। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, ऐसे समझते हैं जैसे क्लास में 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है, ठीक है। क्लास में कितने मार्क्स का पेपर हुआ? 70 मार्क्स का। और 70 में से क्लास में, अगर 70 में से क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 70 बच्चे, 70 या 70 मार्क्स का पेपर है तो नंबर कुछ और ले लेते हैं, लेट से क्लास में 80 स्टूडेंट्स 70 में से 35 स्कोर कर रहे हैं, तो 35 इज़ मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स वो होंगे जो सबसे ज़्यादा बच्चे लाएंगे। तो ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स सबसे ज़्यादा नंबर नहीं होते, ये वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चे लाएं। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी। तो इस ग्राफ में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए, पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, फिर वो डिक्रीज होगी, राइट। दिस इज द ग्राफ। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के पास सारी तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, मिनिमम से मैक्सिमम, लेकिन एक एनर्जी ऐसी होगी जो ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी कम से मूव कर रहे होंगे वो बहुत कम होंगे, और जो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे वो भी बहुत ही कम होंगे। ऐसे ही आप थोड़ी देर के लिए इस ग्राफ को क्लास के ग्राफ से भी मैच कर लो कि क्लास में फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स और क्या कहते हैं मार्क्स। अब आप सोचो, क्लास में कम नंबर लाने वाले बच्चे भी कम होते हैं, ज़्यादा नंबर लाने वाले भी कम होते हैं, राइट। यानी 70 में से 65 से 70 के बीच में लाने वाले बच्चे भी क्या होंगे? कम होंगे, और 0 लाने वाले या 5 नंबर लाने वाले भी कम होंगे। लेकिन हाँ, 45 ज़्यादा होंगे, 45 कुछ भी और लीड कर रहा होगा। ऐसे ही रिएक्शन में भी होता है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं वही रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। जैसे ये ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ है, तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखो, अब आपको समझ आ गया कि वो सिर्फ इधर वाले मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्यों बोल रहे हैं। तो यू कैन से एक्टिवेशन एनर्जी इज अ कट ऑफ, जैसे कंपटीशन एग्जाम में कट ऑफ होता है ना, ऐसे यहाँ भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक कट ऑफ है कि इसके बाद वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगे इफेक्टिवली कोलाइड करके। इससे पहले वालों को मेहनत करके या ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के कुछ भी करके इधर इस तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये ग्रे कलर आ गया बच्चों, ध्यान से देखना। दिस इज़ एट टी टेम्परेचर, और वो ये मेंशन कर रहा है दिस इज़ एट T+10। मतलब ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है कि ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। क्यों होता है? वाई? तो इसका क्या रीज़न है? बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन डबल, क्योंकि हर 10 डिग्री पे
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका इफेक्टिव कोलिजन होता है वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हर साल कट ऑफ क्यों बढ़ जा रही है। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया तो कट ऑफ तो डबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर एक साल में जितने बच्चे मैक्सिमम स्पीड से मूव कर मैक्सिमम मार्क्स ला रहे होते हैं वो डबल हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा बच्चे मेहनत कर रहे हैं। कैसे? पहले उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, फिर पूरे साल मेहनत करते हैं, ज़्यादा कोलिजन होता है। केमिस्ट्री की टर्म में समझे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती क्यों है? कोलिजन बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन ज़्यादा होगी। ऐसे ही एक साल में बच्चा की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा मार्क्स लाएगा, मोर सिलेक्शन में, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो सिलेक्टेड कितने हैं वो फिक्स है नंबर, दैट्स वाई कट ऑफ राइज। नेक्स्ट, ऐसे ही अब ये ग्राफ है किसका? लॉग के वर्सेस 1/t। तो एरिनियस इक्वेशन क्या है? एरिनियस इक्वेशन है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय, ठीक है, आर टी। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर इंटू 1/t। लेट्स कंपेयर इट y इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियरली जो स्लोप है वो माइनस ई ए बाय आर है और जो इंटरसेप्ट है वो लॉग ए। तो दैट्स इट, दिस इज लॉग ए, दिस इज ई ए बाय आर। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन रेट कांस्टेंट। अब के क्या होता है? इसी अरेनियस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? के ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर, इसके बीच में ग्राफ कैसा हो? तो दिस ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है। नाउ अब फिर एक ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, टाइम के रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन बोल दो। व्हाट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट? दिस इज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो जो जिस तरीके से रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है उसमें ये बताया गया कि नॉर्मली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इस तरीके से, सॉलिड लाइन। ये वो है जब रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के है। कैटलिस्ट ऐड करते ही क्या हुआ? कैटलिस्ट ऐड करते ही थ्रेशोल्ड एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों गिर गई। देखो पहले ये थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैटलिस्ट ऐड करते ये डॉटेड वाला पार्ट देखो ये थ्रेशोल्ड हो गई, यानी थ्रेशोल्ड क्या हो गया? कम हो गया, राइट। पहले ये थी एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट ऐड करते ही एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई फॉरवर्ड के लिए। तो बोथ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों गिर गई। ठीक है, तो इन अ कर्व आपको ये बताना आना चाहिए व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो इस डायग्राम में ये फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? जीरो से ये जो लाइन है दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड? तो बैकवर्ड के केस में यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी है दिस इज व्हाट, ये जो ब्लू लाइन है दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ठीक है, तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी घटाता है, तो इंपॉर्टेंट बात ये कैटलिस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में रेट इंक्रीज करता है। दैट्स वाई कैटलिस्ट डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसीलिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं करता बट रेट कांस्टेंट चेंज कर देता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो अब माइंड में आता है कि हाउ, तो अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड टू द बैकवर्ड रेशियो। और अगर हम इसे एक रेट अब जब कैटलिस्ट ऐड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड में जिस तरीके से बढ़ा बैकवर्ड में भी उसी तरीके से बढ़ गया। तो लेट से दैट कॉमन नंबर जिससे रेट बढ़ा है दैट इज वाई। कैंसिल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने सारे एनसीईआरटी के ग्राफ कवर कर लिए, कुछ भी मिसिंग है प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।